आज मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अगर आपने स्ट्रेटेजी सच्चे मन से फॉलो कर ली और अच्छे से वैसे ही पढ़ाई कर ली जैसे मैंने बताया, तो आपका एसएससी एमटीएस हवलदार में सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 रिक्रूटमेंट निकली हुई है। फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है 21 जुलाई 2023। तो लास्ट डेट तक मत छोड़ना। आप लोग जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया वो लोग फॉर्म फिल कर लेना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 10th पास चाहिए और जो एज लिमिट है वो सीबीएन यानी कि नारकोटिक्स में 18 से 25 साल है और सीबीआईसी यानी कि जीएसटी एंड कस्टम्स में 18 से 27 साल है। तो भाई फटाफट से जाकर आप लोग फॉर्म फिल कर लो। ये वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड जॉब्स है एसएससी की। लोग सोचते हैं यार एमटीएस है ये तो पता नहीं क्या होगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ क्या होगा, हमसे सफाई करवाएंगे क्या करवाएंगे। लोगों के मन में धारणाएं बनी हो। मैं आपको अभी बताता हूँ सारी बातें। जितने अच्छे से मैं बताऊंगा शायद ही कोई आपको बता पाएगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। तो भाई मैं आपको ये कहूंगा कि मेरे हिसाब से आप सब लोग फॉर्म जरूर भरो। देखो दो चीजें हैं, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी। अगर आप थ्योरी देखो कि भाई लिखा क्या हुआ है कि एमटीएस का काम क्या है, तो हाँ भाई देखो ऑफिशियली जो लिखा हुआ है, लिखा तो यही हुआ है कि एमटीएस का काम क्या है, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि कुछ भी करवाना, सफाई से रिलेटेड काम, पीएन से रिलेटेड काम, ये सारी चीजें कि मतलब किसी को पानी पिलाना या इस टाइप का काम। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें ना, तो ऐसा कुछ करना नहीं होता एमटीएस को। एक्चुअल में जो आजकल एमटीएस का सिलेक्शन होता है, एक्चुअल में उन लोगों को भी कंप्यूटर वाला काम ही करवाते हैं मोस्टली जगह। मतलब आपको एक किस्म से एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर आपका काम करवाएंगे, या फाइल्स कहीं भेजनी है, इधर से उधर फाइल्स भेजनी है, वो वाला काम करवाएंगे। ये नहीं है कि आपसे झाड़ू पोछे लगवा रहे हैं, आपसे सफाइयां करवा रहे हैं, लोगों को पानी पिलवा रहे हैं। उनके लिए आजकल डेली वेजर्स होते हैं, थर्ड पार्टी होती है, मतलब और लोग रखे होते हैं उसके लिए, प्राइवेट लोग होते हैं जो ये सब काम करते हैं। तो एक्चुअल में इनको भी एक किस्म से डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइप का ही काम करना होता है। और हवलदार तो भाई आप लोगों को पता ही है, यूनिफॉर्म पोस्ट है, शानदार नौकरी है। मतलब कोई ऐसा बहुत ज्यादा वर्कलोड भी नहीं है। मतलब आपको फैमिली के लिए भी समय मिल जाएगा, आप मैनेज कर लोगे सब कुछ, और आपकी जो डेली लाइफ, जो डेली रूटीन है और जो ऑफिस वर्क है, सब कुछ मैनेज हो जाता है। काम क्या करना होगा, काम अलग अलग प्रकार का करना होगा। एक तो जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ आपको रहना होता है। उसके बाद कई बार गेट्स पर भी ड्यूटीज लगती हैं, जैसे जो ऑफिस की बिल्डिंग्स हैं उनके गेट पर भी आपकी ड्यूटी लगेगी कि कोई गलत इंसान नहीं आना चाहिए, कुछ इस टाइप का गलत नहीं होना चाहिए। कई बार नाइट ड्यूटीज भी लगती हैं। उसके बाद सर्च पर जाते हैं, आपने जो मूवीज में देखा होगा, मूवी में बोलते हैं रेड पर जा रहे हैं, वैसे मतलब जब सर्चिस पर जाते हैं तब भी हवलदार जाते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे तरीके के काम होते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से शानदार नौकरी है, सिर्फ 10th पास, और 10th पास होने के लिए भी एज लिमिट भी ठीक ठाक है, और जो आपकी सैलरी होती है सैलरी भी ठीक ठाक होती है। अप्रॉक्सीमेटली 35,000 के आसपास आपकी इनिशियल सैलरी होती है। तो बस जैसे मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से आप लोग पढ़ाई करते चलो। जितना भी समय आपके पास, उस समय को बेस्ट यूटिलाइज करो और उस समय में तैयारी करो, लेकिन सच्चे मन से तैयारी करनी है। ये नहीं होना चाहिए, मैं मोस्टली लोगों को देखता हूं कि भाई किताब खुली हुई है लेकिन ध्यान कहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो इस पर आपको एक घटना बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक लड़के को पढ़ा रहा था, किताब खुली हुई थी, पढ़ रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। मैंने देखा यार इसका तो ध्यान है ही नहीं। मैंने उससे पूछा अच्छा एक बात बता, इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू क्या है? तो पता है मुझे क्या कहता? मुझे कहता जो मुझे छोड़ के चली गई उसकी मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है। अब बताओ भाई, अगर ऐसे आप लोग पढ़ाई करोगे तो कैसे होगा सिलेक्शन? तो भाई आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाई नहीं करनी। आप लोग जब पढ़ रहे हो पढ़ाई के समय पर सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए। जब किताब खुली है तो सिर्फ पढ़ाई करो, और जब कुछ और कर रहे हो अपनी बाकी की लाइफ, मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज या कुछ भी कर रहे हो, तब वहां करो, तब पढ़ाई के बारे में भूल जाओ। अब फटाफट से एग्जाम पैटर्न, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किन बुक से पढ़ना है, कैसे मॉक टेस्ट लगाना है, उस सब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव आया, अभी आपको बताऊंगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अब नए पैटर्न के हिसाब से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया इंग्लिश और जीके। मैथ्स और रीजनिंग की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो गई है, इंग्लिश और जीके की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो गई है। मैथ्स और रीजनिंग की इंपॉर्टेंस कम हो गई है तो उसको थोड़ा सा कम समय देना है, इंग्लिश और जीके को आपको ज्यादा समय देना है, और मोस्टली फोकस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। तो भाई आपको एक किताब दिखा देता हूं, ये दिशा पब्लिकेशन की किताब है, ये बिल्कुल लेटेस्ट 5th एडिशन किताब है। इसमें ना आपको चारों सेक्शन, जो आपके मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, चारों सेक्शन मिलेंगे, और चारों सेक्शन के अंदर चैप्टर वाइज होगा। मतलब जैसे जीएस है या इंग्लिश है, जो भी है उसको चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया है। और जो वो चैप्टर्स हैं उनके अंदर पहले तो आपको थ्योरी दी गई है, पहले एक्सप्लेनेशन है, हर चीज समझाई गई है, और समझाने के बाद उसके पीछे एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस हैं। और मोस्टली आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो ज्यादातर सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर मिलेंगे, और सारा खेल ही मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है। और उन क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो भी बहुत शानदार है। और इसी के साथ साथ ना आपको इसमें 3 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे फ्री में। उसका लिंक आप इस बुक को खोलोगे ना तो आपको एक स्कैनर मिलेगा, आप उसको स्कैन करके ये 3 ई टेस्ट लगा सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और जितने भी आपके सेक्शन है ना, आपके चारों सेक्शन में मोस्टली जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सारे इसमें कवर करे गए हैं। रीजनिंग में वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग है। इंग्लिश में आपको कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन भी मिल जाएगा, और क्वांट में आपको डाटा इंटरप्रिटेशन एंड ग्राफ्स भी मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे तो ये बुक मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है, फिर भी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो लोग भी लेना चाहो ले लेना। और इसी के साथ साथ ना एक और भी किताब है,
उसमें आपको पिछले 8 सालों के सॉल्व सवाल मिल जाएंगे। दिशा पब्लिकेशन की किताब है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 8 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मिलेंगे पिछले 8 सालों के, 2013 से लेकर के 2021 तक। इनका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको इनके बाद, और बिल्कुल कंप्लीट एंड ऑथेंटिक सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल डिटेल में होगा, आपको अच्छे से एक एक चीज एक्सप्लेन करी गई होगी। और इसी के साथ साथ ना ये बुक आपको पिछले 5 सालों का ट्रेंड एनालिसिस करने में भी हेल्प करती है। तो जो लेना चाहो ले लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अब देखो एक बार फटाफट से हम पैटर्न देख लेते हैं, पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं और कैसे कैसे आपको मूव करना है। देखो अपना 2 चीजें बन गई है, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में आपका मैथ्स और रीजनिंग है, सेशन 2 में आपका इंग्लिश और जीके है। जीके कह लो, जीएस कह लो, कुछ भी कह लो। तो जो ये सेशन 1 है और ये हो गया सेशन 2। सेशन 1 आपका क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया गया है, यानी कि इसको सिर्फ आपको पास करना है, नंबर नहीं जुड़ेंगे आपके फाइनल में। और जो ये सेक्शन, जो सेकंड वाला सेशन है, ये आपका मेरिट कर दिया गया है, यानी कि इसके हिसाब से आपकी रैंक और इसके हिसाब से आपको नौकरी मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि मैथ्स और रीजनिंग पे बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। पास होना है तो पास होने लायक तो भाई आप लोग कर ही लोगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। 20 सवाल आएंगे, हर सवाल 3 नंबर का होगा, टोटल 60 नंबर की मैथ्स, और ऐसे ही रीजनिंग में 20 सवाल आएंगे, हर सवाल 3 नंबर का। तो ये हो गया पूरा 120 नंबर का। अब अगले की बात करते हैं, जो आपका मेरिट बनेगा, इसमें 25-25 सवाल आएंगे, हर सवाल आपका 3-3 नंबर का होगा, यानी कि 75 नंबर की आपकी इंग्लिश हो जाएगी और 75 नंबर की ही आपकी जीके हो जाएगी। टोटल हो जाएगा 150 नंबर। तो जो आपको नौकरी मिलेगी ना, वो इस 150 नंबर में से मिलेगी। अब इस 150 नंबर में से कितने नंबर लाने पर नौकरी मिलेगी, ये भी अभी डिस्कस कर लेंगे। पहले तो इसको क्वालिफाई करना है, तो इसको क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। क्वालिफाइंग का क्या मतलब है? क्वालिफाइंग का मतलब सीधा सा भाई दे रखा है पेपर में। क्वालिफाइंग आपके मार्क्स हैं, जो यूआर कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी को 30% यानी कि 36 नंबर। उसके बाद जो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 25% यानी कि 25% कितना हो गया, 30 नंबर। और जो अदर कैटेगरीज हैं उनको सिर्फ 20% यानी कि 24 नंबर। ये मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं, ये आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं। आपको क्वालिफाई करना है, पहले यही आपका पेपर चेक होगा। अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हो, इसको क्वालिफाई करने के बाद ये पेपर चेक होगा और फिर मेरिट बनेगी 150 नंबर में से। तो भाई सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में इतना ज्यादा आसान है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये पेपर है ना, ये वैसे तो 10th पास है, लेकिन इसमें 10th पास वाले लोग भी भरते हैं, 12th पास वाले भी भरते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी भरते हैं, यानी कि सीजीएल वाले भी भरेंगे जो सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं, सीपीओ वाले भी भरते हैं, सीएचएसएल वाले भी भरते हैं, एमटीएस वाले तो भरते ही भरते हैं। इसलिए थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाता है और थोड़ी सी कट ऑफ ज्यादा रहती है। वो एक अलग बात है कि सीजीएल सीएचएसएल वाले सीट ही वेस्ट करते हैं मोस्टली, सीट ले लेंगे फिर कहीं और सिलेक्शन हो जाएगा, जाएंगे नहीं। इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कहीं और सिलेक्शन हो जाता है आपका तो सीट खराब मत करो भाई। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से मिलती है सरकारी नौकरी। जो एस्पिरेंट्स हैं उनको पता है कितनी मुश्किल से मिलती है सरकारी नौकरी। तो भाई सीट वेस्ट मत करना प्लीज, मेरी अपील है आप लोगों से। अब देखा जाए अगर तो एसएससी के जितने भी पेपर बचे हैं ना, सीजीएल, सीएचएसएल, उसके बाद एमटीएस, ऑलमोस्ट सबका पैटर्न कुछ हद तक सिमिलर सा हो गया है। सीजीएल और सीएचएल का तो ऑलमोस्ट बिल्कुल ही सेम सा है। सीपीओ में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी काफी हद तक सिमिलर चीजें हो गई हैं। तो एक किस्म से ये है कि अगर आप सीजीएल की तैयारी कर लो सच्चे मन से, तो सीजीएल की तैयारी करने से आप कोई भी पेपर निकाल सकते हो एसएससी का। लेकिन अभी तो सीजीएल नहीं निकालना, अभी तो एमटीएस हवलदार निकालना है। तो इस हिसाब से पढ़ना है, उस हिसाब से कैसे पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलहाल आपके लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलहाल आपके लिए इंग्लिश है। इंग्लिश और जीके दोनों ही हैं, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इनमें क्या करना है भाई? जीके को देखो, गेम चेंजर मुझे लगता है जीके बनेगी, क्योंकि जीके जीएस में ना थोड़े से लोग लापरवाह हो जाते हैं। इसमें ध्यान देना, इसको कैसे पढ़ोगे? एक तो कोई सब्जेक्टिव वन लाइनर किताब ले लो, कोई सी भी, सारी किताबें अच्छी हैं, जो आपका मन करे वो ले लो, सब्जेक्टिव वन लाइनर। और एक ले लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पीवाईक्यू बोलते हैं जिसको, पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप। इन दोनों किताब से पढ़ना है आपको। और करंट अफेयर पढ़ने हैं, करंट अफेयर पढ़ने हैं यूट्यूब से। यूट्यूब वीडियोस देखो, हफ्ते वाली मत देखो, वीकली वाली मत देखो, मंथली वाली देख लो और 6 महीने वाली देख लो। आपका समय बचता है, फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी करके देख लेना। अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। मॉक टेस्ट भी लगाना है, वो भी मैं बताऊंगा। इंग्लिश को ना अलग अलग सेक्शंस में लेके चलो, जैसे मैं हमेशा ही बताता हूँ, वोकैबुलरी, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वोकैबुलरी ट्रिक से पढ़ सकते हो, हमारी वीडियोस देख लो वोकैबुलरी की, या किताब लेनी है किताब ले लो, जहां से आपका मन करे वहां से आप लोग पढ़ो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए भाई प्रैक्टिस, ग्रामर के लिए प्रैक्टिस। नीतू सिंह मैडम की किताब आती है, नीतू सिंह वॉल्यूम 1, वहां से पढ़ सकते हो। वहां से पढ़ लोगे इंग्लिश तो भाई मतलब इंग्लिश आप किसी भी पेपर में बैठ सकते हो वहां से पढ़ने के बाद। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई किताब ले लो, बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस रखना है, जैसे कि मैंने बताया। मैथ्स और रीजनिंग, इनमें क्या करना है? इनमें तो मतलब नॉर्मल इजी सवाल आपको करने हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल सवालों में नहीं फंसना है, कम समय देना है, इजी सवाल करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। टाइम टेबल कैसे बनाओगे? कितना समय किस चीज को दोगे आप लोग? तो भाई टाइम टेबल मेरे हिसाब से अगर आप लोग दिन के 6 घंटे पढ़ लोगे तो आपका पेपर इजीली निकल सकता है। लेकिन सच्चे मन से पढ़ने हैं 6 घंटे। 2.5 घंटे दे दो इंग्लिश को, 2 घंटे आप लोग दे दो जीएस जीके को।
यहाँ तक आपके 4.5 घंटे हो गए। बाकी का जो आपका 1.5 घंटा बचता है, इस 1.5 घंटे में आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों पढ़नी है। अब इसको पढ़ने का क्या तरीका है, या तो ऐसे कर लो, एक दिन मैथ्स पढ़ लो, एक दिन रीजनिंग पढ़ लो, या 1.5 घंटे में आधा आधा डिवाइड कर लो, आधा समय मैथ्स को दे दो, आधा समय रीजनिंग को। बेटर रहेगा ऑल्टरनेट डेज कर लो, एक दिन मैथ्स पढ़ लिया, एक दिन रीजनिंग पढ़ लिया, और उसके बाद मॉक टेस्ट लगा लो 1 घंटे का या जितने भी समय का। देखो ये जो पेपर होने वाला है ना, एक्चुअल में ये तो टोटल 1.5 घंटे का होगा, तो मॉक टेस्ट भी 1.5 घंटे का ही होगा। 45 मिनट का ये होगा सेशन 1 और 45 ही मिनट का सेशन 2 होगा। सेशन 1 खत्म होते ही सेशन 2 आपको देना होगा, बीच में कोई ब्रेक या कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला आपको। तो टोटल 1.5 घंटे का पेपर है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये हो जाएगा, इसको क्वालिफाई करना है और इसमें मेरिट लानी है। उसके बाद जो ये है ना आपका, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तुक्के मारो, बढ़िया दबा के तुक्के मारो। फिर भी भाई नोटिफिकेशन पढ़ लेना एक बार, मैं तो बता रहा हूं आपको अपनी समझ से, आपको नोटिफिकेशन जरूर पढ़नी है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1 नंबर की, अब वो आपके ऊपर, आपको तुक्का मारना है नहीं मारना। मैं होता आपकी जगह तो मारता, लेकिन दिमाग से करता गैस, ऐसे नहीं करता कि आंख बंद करके जय माता दी 1 जय माता दी 2, नहीं ऐसे नहीं करता, थोड़ा सा दिमाग लगा कर गैस करता। उस पर भी डिटेल वीडियोस हमने बना रखी हैं, आप देख लेना हमारे चैनल पर। अब पेपर के बाद आपका क्या होगा, ये तो भाई पेपर तो एक ही होना है। इसके बाद आपका एमटीएस के लिए तो ये पेपर है, हवलदार के लिए फिजिकल और मेडिकल भी होता है। बेसिक होता है, जैसे इंस्पेक्टर का होता है लगभग वैसा ही होता है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है इसमें आपका फिजिकल मेडिकल, मतलब कोई आर्मी जैसा नहीं होगा, बेसिक होगा। तो अभी आप लोग ज्यादा उस पर ध्यान मत दो, अभी आप लोग इस पेपर पर, पढ़ाई पर ध्यान दो। फिजिकल मेडिकल की तैयारी दो, इस पेपर के बाद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जितना मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे से ज्यादा आपको कोई बता नहीं पाएगा इस चीज के बारे में। आप अपने आप में समझदार हो कि मेरे से ज्यादा कोई क्यों नहीं बता पाएगा आपको इसके बारे में। कोई डाउट हो इंस्टाग्राम पर पूछ लेना। हमारे चैनल कपूर गुरुकुल क्लासेस, कपूर गुरुकुल व्लॉग्स, सारे चैनल सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।